आज हम अगले लेसन पर आ गए हैं। यूथ एंड द टास्क अहेड। यूथ एंड द टास्क अहेड डॉक्टर करण सिंह का लिखा हुआ एस्से है ये, और ये एस्से लिखा है इसने यूथ के लिए, नौजवानों के लिए। जैसे कि इसके टाइटल से ही पता चलता है, यूथ के लिए लिखा है, नौजवानों के लिए लिखा है। और जो एड्रेस्ड है यूथ इसमें वो है इंडिया की यूथ, इंडियन यूथ। हिंदुस्तान में जो नौजवान रहते हैं, जो जवान लोग हैं, उनके लिए एड्रेस्ड है ये लेसन। यानी कि आप लोग जो स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हो स्कूलों कॉलेजों में, तो आप इसका मतलब इसके मुखातिब हो, जिनसे बात कर रहा है डॉक्टर करण सिंह। नौजवानों से क्या तवक्का रखी जा सकती है नेशन बिल्डिंग के लिए, नेशन कैसे बिल्ड होगी, क्या करना है नौजवानों ने, ये इसमें इसने बताने की कोशिश की है। मतलब वो क्या चीज़ें हैं कि जिससे नेशन बिल्डिंग होगी और जो रिक्वायर्ड है यूथ से। और इसीलिए इसका टाइटल है यूथ एंड द टास्क अहेड। यूथ और उनके लिए काम आगे आगे, अहेड मतलब जो उनके सामने है काम। अब नौजवान जो है बड़े होके एडल्ट हो जाएंगे, तो जाहिर है नेशन बिल्डिंग के काम में फिर वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो उनके लिए कहा है कि उन्हें क्या करना है, कैसे अपने आप को तैयार करना है आगे वाले आने वाले कामों के लिए, और वो है नेशन बिल्डिंग का काम। तो करण सिंह जो है एक माने मशहूर स्टेट्समैन रहे हैं, पॉलिटिक्स में रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस में रहे, और एम्बेसडर भी रहे यूएसए के, इंडिया से। तो JNK से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसलिए हमारा अलग से इनके साथ एक रिश्ता है। तो पढ़ते हैं इनका लेसन जो इन्होंने लिखा है, तो वो पढ़ रहे हैं। Our freedom was won with great struggle, was won, ये वन जो है WON, वन। our freedom was won with great struggle and sacrifice after centuries of servitude to foreign rule। तो कहता है हमारी आज़ादी, हमने जो आज़ादी हासिल की 1947 में, जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो वो आज़ादी हमने हासिल की कैसे, वो हमने जीती। वन हमने जीती, वो वन यानी कि विन वन। तो आवर फ्रीडम वाज वन, हमारी आज़ादी जीती गई, ये पैसिव में, विद ग्रेट स्ट्रगल, बड़ी जदोजहद के साथ, काफ़ी जदोजहद काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हमारी। तो बड़ी जदोजहद के बाद हमने अपनी फ्रीडम हासिल की। एंड सेक्रीफाइस, और कुर्बानियाँ, जब हमने कुर्बानियाँ दे दी तो फिर हमें आज़ादी मिली। तो ये लगभग 150 साल की स्ट्रगल है जिसकी बात इसने की है। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ सर्विट्यूड टू फॉरेन रूल, सदियों की सर्विट्यूड के फॉरेन रूल के, सदियों के जो सर्विट्यूड था हमारा फॉरेन रूल को, यानी कि गुलामी का सर्विट्यूड, मतलब इन सर्विस एज स्लेव्स, तो टू फॉरेन रूल के लिए जो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, लगभग उसके खिलाफ 150 साल तक हमारी स्ट्रगल चली और हमने कई कुर्बानियाँ दी। तो फिर हमने आज़ादी हासिल की उस फॉरेन रूल से, अंग्रेज़ों के निज़ाम से। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दोज ऑफ अस हु बिलोंग टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस जनरेशन, और कहता है, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत अहम है, दैट दोज ऑफ अस, के हम में से जो हु बिलोंग टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस जनरेशन, जो कि बिलोंग करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस जनरेशन के साथ, जो बिलोंग करते हैं आज़ादी के बाद की नस्ल के साथ। पोस्ट इंडिपेंडेंस जनरेशन है नस्ल, पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद की नस्ल के साथ। तो ये हम सारे लोग हैं जो आज़ादी के बाद जो पैदा हुए, वो सारे के सारे लोग हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस जनरेशन। तो उनके लिए ये अहम है। क्या अहम है?
they should not fall into the error of taking our independence for granted. उनको ये इस गलती में नहीं पड़ना चाहिए, इस गलती में नहीं पड़ना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंस को फॉर ग्रांटेड ले लें, आज़ादी को फॉर ग्रांटेड मान लें, यानी कि पक्की बात होगी, फॉर ग्रांटेड गारंटी है इस बात की हम आज़ाद हो गए तो हो गए बस, अब कुछ नहीं। तो इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए आज़ादी को। ये अहम है पोस्ट इंडिपेंडेंस जनरेशन के लिए, यानी कि आज़ादी के बाद की नस्लों के लिए। द मेंटेनेंस एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ फ्रीडम इज अ टास्क मोर ओनरस देन इट्स अटेनमेंट। ये है कि फॉर ग्रांटेड क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि द मेंटेनेंस एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ फ्रीडम, क्योंकि कायम रखना आज़ादी को कायम रखना और इसको मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना, इसको मेंटेन करना और इसको मजबूत करना, कहता इज ए टास्क, वो एक काम है, मोर ओनरस देन इट्स अटेनमेंट, और ज्यादा वजनदार बनिस्बत के इसके हासिल करने के। अटेनमेंट से हासिल करना, और ओनरस मतलब हैवी, वेटी, तो ज्यादा वजनदार काम है, ज्यादा मतलब मुश्किल काम है, हार्ड वर्क है, ज्यादा वजनदार काम है इसको मेंटेन करना और इसकी स्ट्रेंथनिंग करना, इसको मजबूत करना। यानी कि खाली आज़ादी मिल गई वो काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ ज़रूरी है कि इस आज़ादी को बरकरार रखा भी जाना चाहिए। ये नहीं कि हम इसको छोड़ दें कि बस हो गया, ये गारंटी है, अब हम आज़ाद हो गए तो अब कुछ नहीं होगा। इसमें बाहर के एग्रेसर्स है, अंदर की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है जो हमारी इन प्रॉब्लम्स को असरअंदाज हो सकती है। In any nation, the youth necessarily forms the vanguard. तो किसी भी नेशन में यूथ जो है नेसेसरली बनती है वैनगार्ड इन मोस्ट स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटी। तो किसी भी नेशन से मतलब होता है लोग जो किसी मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। एक मुल्क के जितने भी लोग हैं वो उस मतलब लोगों के हिसाब से वो मुल्क जो है नेशन है, नेशन एक कौम बनता है। इन एनी नेशन, किसी भी कौम में, किसी भी देश में, द यूथ नेसेसरली, नौजवान मतलब जरूरतन, ये जरूरी है, यूथ बनते हैं नेसेसरली, क्या बनते हैं वो बनते हैं द वैनगार्ड इन मोस्ट स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटी। ज्यादातर स्पेयर्स ऑफ एक्टिविटी में वो वैनगार्ड बनते हैं यूथ होता है वैनगार्ड ज्यादातर एक्टिविटीज में, ज्यादातर शोबों में। स्पेयर्स ऑफ एक्टिविटी से मतलब है जिंदगी के शोबे, काम के शोबे, मुल्क के शोबे। मुल्क के कई काम हैं, मतलब उसके इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके तौर तरीके हैं, तो उसके रस्म रवाज हैं, जो शोबे हैं, जो भी कोई मुल्क के, नेशन के, तो उसमें यूथ बनते हैं नेसेसरली, मतलब मजबूरी है इस बात की, जरूरत है इस बात की कि वो बनेंगे क्या, वैनगार्ड। तो वैनगार्ड क्या होता है, ये मिसाल लाई है इसने, मतलब जहाज़ों का जब एक बेड़ा चलता है, जो समुद्री जहाज फर्ज करो जंग के लिए जा रहे हैं, फ्लीट ऑफ शिप्स का एक फ्लीट जा रहा है कि हमला करने के लिए दूसरे नेशन पर, तो होता क्या है कि जो फ्लीट है, शिप्स का फ्लीट, उसमें जो सबसे पहले वाले जहाज होते हैं वो वैनगार्ड कहलाते हैं। पहले जो सामने आगे वाले, जाहिर है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होने चाहिए, वेल इक्विप्ड होने चाहिए, वो ज़्यादा मतलब उसमें जो भी चीज़ें होंगी वो अटैक वाली चीज़ें होनी चाहिए और सबसे बेहतर होनी चाहिए। ये वैसे एक वर्ड है ये वैनगार्ड, एक होता है रियर गार्ड होता है फ्लीट का पिछला वाला हिस्सा, जो पिछले वाले जो जहाज होंगे वो भी उसको उनको बोला जाता है रियर गार्ड। और वो वैनगार्ड और रियर गार्ड ये दोनों मजबूत होने चाहिए, बीच में जो भी हो तो आगे और पीछे मजबूत होना चाहिए, नहीं तो जो दुश्मन हमला करेगा वो आगे से या पीछे से ही हमला करेगा। तो इसीलिए इसको कहा इसने वैनगार्ड। तो यहाँ वहीं से मिसाल ली है इसने, मेटाफोरिकली वैनगार्ड बनाया है यूथ को। और जाहिर है नौजवान ही वैनगार्ड होने चाहिए, जो आगे आगे जाते हैं, सबसे पहले रहते हैं, फोरमोस्ट रहेंगे किसी भी काम के लिए, किसी भी शोबे के लिए, किसी भी स्फीयर ऑफ एक्टिविटी के लिए। ये तो जाहिर सी बात है, नौजवानों ने ही मसले को आगे बढ़ाना होता है, बूढ़े जो हैं वो कुछ नहीं कर सकते। And it is essential that at this crucial juncture its power must be mobilized further to strengthen our capacity to resist aggression.
तो कहता है एंड इट इज एसेंशियल, और ये जरूरी है, दैट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर, के इस नाजुक मौके पर, क्रिटिकल जंक्चर के इस नाजुक मौके पर, इट्स पावर मस्ट बी मोबिलाइज्ड, इसकी ताकत को मोबिलाइज करना चाहिए, किया जाना चाहिए। इट से मतलब है यूथ, जो यूथ की बात कही, यूथ ही होना चाहिए वैनगार्ड, और इसी की पावर को मोबिलाइज करना चाहिए, इसी की ताकत को हमने काम में लाना चाहिए, मोबिलाइज करना चाहिए, इसको हरकत कर में ला के काम में लाना, मोबिलाइज करना, टू मूव इनटू एक्शन। तो इसको काम में लाना चाहिए इस क्रिटिकल जंक्चर पर, ये बड़ा ज़रूरी है, ये बड़ा एसेंशियल है। किसके लिए? मस्ट बी मोबिलाइज फर्दर, आगे इसको काम में लाना चाहिए, किसके लिए? टू स्ट्रेंथन आवर कैपेसिटी टू रेजिस्ट एग्रेशन, कि हमारी कैपेसिटी जो है एग्रेशन को रेजिस्ट करने के लिए, हमारी जो कैपेसिटी है हमले को रोकने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करे, उसको मजबूत करे, इसके लिए मोबिलाइज करना चाहिए इसकी पावर को, यूथ की ताकत को, नौजवानों की ताकत को मोबिलाइज करना चाहिए, हरकत में लाना चाहिए, ताकि वो एग्रेशन को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी को मजबूत करे, स्ट्रेंथन करे। यानी कि जो हमें एग्रेशन, हमारा जो हमला हो, कोई करे, हमला करे, उसको रोकने के लिए, उसको रेजिस्ट करने के लिए जो हमारी ताकत है, हमारी जो अंदर कैपेसिटी है, उसमें मजबूती पैदा हो, इसके लिए नौजवानों की ताकत को मोबिलाइज करना चाहिए, उनको इस्तेमाल में लाना चाहिए, उसको इस्तेमाल में लाना चाहिए इस क्रिटिकल जंक्चर पर, इस क्रिटिकल जंक्चर पर मोबिलाइज करना चाहिए, इसको इनकी ताकत को इस्तेमाल में लाना चाहिए। What is required is an immense burst of idealism and energy among our youth. और कहता है what is required, जो कुछ जरूरत है, what is required is an immense burst of idealism and energy among our youth, वो ये है, what is required, जो कुछ जरूरत है, is an immense burst of idealism, वो है एक इंतहाई बर्स्ट, एक फूट पड़ना, बर्स्ट हो जाना आइडियलिज्म का फूट पड़ना, वो उसकी जरूरत है। आइडियलिज्म ये ब्रॉड सेंस में लिया है, और आइडियलिज्म से मतलब है जितने भी ख्यालात का मजमुआ है, एक इकट्ठा कलेक्टिव, जो हमारा सोचने का जो मतलब जो थॉट है, थॉट प्रोसेसेस है, थॉट बिल्डिंग है, थॉट मेकिंग है, थॉट क्रिएशन है, जो भी कुछ कहो, जो भी कुछ आप इसमें ले लो, आइडियाज़ का आना, उनका इकट्ठा होना, नई सोच बनना, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, जो भी है, वो सब इसमें लिया है इसने आइडियलिज्म के अंदर। और ऐसे आइडियलिज्म मैंने पिछले लेसन में आपको एक्सप्लेन किया था, ये आइडिया से आता है, और इसका मतलब होता है एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड में जो कोई चीज़ हो तो वो आइडियल कहलाता है, और आइडियलिज्म जो है उसी की आगे जो मतलब जो वो चीज़ पैदा करती है, वो सोच, तो उसको बोला जाता है आइडियलिज्म। और यही ज़रूरत है आइडियलिज्म की, यानी कि इंतहाई किस्म की, टॉप क्लास किस्म की जो चीज़ें बनाने की, या जो तरीका निकालने का, जो प्रोसेस बिल्डिंग का, जो नेशन बिल्डिंग के जो भी कुछ तरीका है, उसमें जो इंतहाई किस्म के स्टैंडर्ड्स हों सोच वाले, वो उनकी ज़रूरत है, उनका बस्ट होने की ज़रूरत है, फूट पड़ने की ज़रूरत है, यानी उनके इमेंस बस्ट की ज़रूरत है, एकदम वो फूट पड़े, इमेंस, इंतहाई फूट पड़े, एंड एनर्जी और ताकत की। बहरहाल एनर्जी तो ज़रूरी है इसके लिए सार के अमंग आवर यूथ, नौजवानों के अंदर who must be deeply committed to the task of safeguarding this great nation of ours, जो के deeply committed होनी चाहिए, who must be deeply committed to the task of safeguarding this great nation of ours, वो ये नौजवानों की बात है, who से मतलब है नौजवान, जो के deeply committed होने चाहिए, किसके लिए? to the task of safeguarding this great nation of ours, इस काम के लिए कि वो हमारी जो ग्रेट नेशन है, जो हमारी बहुत बड़ी कौम है, बहुत बड़ा मुल्क जो हमारा है, उसको सेफ गार्ड करने के लिए, उसको हिफाजत करने के काम के लिए डीपली कमिटेड होने चाहिए, गहरी तरह से वक़्फ़ किए होने चाहिए। ग्रेट नेशन ऑफ आवर्स, ये आवर्स जो है एच से नहीं है, ये OURS, आवर्स, फाउंडेड ऑन द ट्विन आइडियल्स ऑफ सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। और ये जो नेशन है हमारी, ये जो ग्रेट नेशन है हमारी आवर्स, इसकी बुनियाद बनी पड़ी है दो आइडियल्स पर, दो इंतहाई किस्म के उसूलों पर, और वो क्या है? सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। इसकी
इससे इसकी बुनियाद पड़ी। हमारी जो ग्रेट नेशन है इसकी बुनियाद कहाँ से है? इस ट्विन आइडियल्स पर, इन दो आइडियल्स पर, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। सेकुलरिज्म मतलब हर मजहब को बराबर ट्रीट करना, उनको एक जैसा ट्रीट करना। वैसे वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब होता है रिजेक्शन ऑफ ऑल द रिलीजन्स। हम तो थोड़ा उसको चेंज करते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द रिलीजन। सबके होता कितना है कितना नहीं होता है ये दूसरी बात है, लेकिन सेकुलरिज्म का मतलब है मजहब जो है, मजहब जो कोई भी रिलीजन है उसको पॉलिटिक्स से दूर रखना, उसको हुकूमत साजी से अलग रखना, वो साइड सेकुलरिज्म है। और ये हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो उसकी बुनियाद में है सेकुलरिज्म यानी उसके अंदर है, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है सेकुलरिज्म, उसके उसके रगू में मौजूद है सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी बहरहाल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसी को फेवर करती है। और डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की हुकूमत, और ये जो लोगों की जमहूरियत जमहूरियत जो होती है उसको डेमोक्रेसी बोला जाता है। तो इसी इन दो कंटेक्स्ट, इन दो बुनियादों पर ये हमारी नेशन की बुनियाद है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन करती है इन दो प्रिंसिपल्स पर। इन पर्टिकुलर और यंग मैन एंड वीमेन स्टडिंग इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज have a special responsibility for while they are no longer children, they have not yet got fully involved in the routine of adult life, in the routine of adult life। इन पर्टिकुलर यंग मैन एंड वीमेन, और कहता है खास करके हमारे नौजवान मर्द और औरतें। ये एक्चुअली लड़कों और लड़कियों के लिए कहा गया। यंग मैन एंड वीमेन से मतलब है नौजवान मर्द और औरतें, लेकिन यहाँ चूंकि स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चों की बात की गई है तो जाहिर है ये लड़कों और लड़कियों की बात। यंग मैन एंड वीमेन अब आगे जहाँ भी आ जाएगा, चूंकि हम यूथ से खिताब कर रहे हैं तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए कहा गया है। तो यहाँ आप मान लेना ये यंग मैन एंड वीमेन से मतलब है लड़के और लड़कियाँ जो स्टडी कर रही हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में। कहता है इनके लिए हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके लिए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी खास एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या? फॉर वाइल दे आर नो लॉन्गर चिल्ड्रन, क्योंकि अब वो बच्चे नहीं हैं, क्योंकि ये अब जो हायर क्लासेस में पढ़ रहे हैं ना, ये मतलब एडोलसेंट एज में बच्चे हैं या उससे ऊपर हैं, तो जो पढ़ रहे हैं स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में वो अब बच्चे नहीं रहे, आर नो लॉन्गर चिल्ड्रन, दे हैव नॉट येट गॉट फुली इन्वॉल्व इन द रूटीन ऑफ एडल्ट लाइफ। लेकिन अभी वो पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, पूरी तरह से फंसे नहीं है, इन्वॉल्व नहीं हो गए, शामिल नहीं हो गए किसमें? इन द रूटीन ऑफ एडल्ट लाइफ, एडल्ट लाइफ की रूटीन में, यानी कि बड़ों की ज़िंदगी में, बड़े जो जो होते हैं उनकी ज़िंदगी की रूटीन में, यानी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में। दे कॉन्स्टिट्यूट एन इमेंस रिजर्वायर ऑफ स्ट्रेंथ, और वो बनते हैं एक बहुत बड़ा रिजर्वायर स्ट्रेंथ का, वो स्ट्रेंथ का यानी ताकत का एक बहुत बड़ा जखीरा बनते हैं, एक बड़ा तालाब। रिजर्वायर रिजर्वायर होता है बड़ा जखीरा, तो जखीरा बनते हैं, वो रिजर्वायर बनते हैं स्ट्रेंथ का, ताकत का एक बहुत बड़ा तालाब बनते हैं। विच इफ प्रॉपरली कैनलाइज्ड कैन प्रूव टू बी अ सोर्स ऑफ ग्रेट पावर टू द नेशन। और अगर इसको प्रॉपरली कैनलाइज किया गया, कैनलाइज से मतलब इसको चैनल्स दिए जाएं, कैनल मतलब इसकी नहरें निकाली जाए, ये मतलब लाया है इसने। फर्ज करो एक बहुत बड़ा तालाब है, एक बहुत बड़ा डैम है, डैम से नहरें निकाली जाती हैं, नहरें ली जाती हैं और क्या किया जाता है, उनको ज़मीन में लिया जाता है, नहरों को पानी देने के लिए, सैराब करने के लिए ज़मीन को। तो होता क्या है, अगर डैम से पानी निकल जाए, सैराब ज़मीन करता जाए तो ज़मीन जो है सैराब हो जाएगी, तो ग्रीन हो जाएगी, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, सब कुछ सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से ये जो बहुत बड़ा रिजर्वायर है, बहुत बड़ा डैम है नौजवानों की ताकत का, अगर इसको चैनल्स दिए जाएं, इसकी नहरें निकाली जाएं, तो ये भी बहुत बड़ा सोर्स साबित होगा नेशन के लिए। ग्रेट पावर टू द नेशन के लिए बहुत बड़ा सोर्स साबित होगा। Indeed, it is these young Indians who will soon be called upon to provide leadership in all walks of life। और कहता है हकीकत में यही यंग इंडियंस हैं, हकीकत में यही यंग इंडियंस हैं, यही नौजवान हिंदुस्तानी हैं, who will soon be called upon to provide leadership in all walks of life, जिनको जल्दी ही बुलाया जाएगा लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए, लीडर्स बनने के लिए। लीडरशिप को प्रोवाइड करें यानी कि वो लीडर बन जाएं इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के तमाम शोबों में, जिंदगी के तमाम शोबों में। उधर स्फीयर आया, नीचे वॉक आया, बात पे की है, जिंदगी के तमाम शोबों में। And they must train themselves to fulfill their future responsibilities with distinction। और वो मस्ट करने चाहिए, दे मस्ट ट्रेन themselves, और वो
मतलब ये जरूरी है कि वो ट्रेन करे, मस्ट मस्ट मतलब जिसको बोला जाता है कंपल्सिव बात। मस्ट जहाँ यूज होता है ना, ये मॉडल मस्ट जहाँ यूज होगा तो वहाँ बात पक्की है, ऑब्लिगेटरी है, यहाँ फिर पीछे नहीं आते। मस्ट इस तरह का मीनिंग देता है, हाईएस्ट तरह की ऑब्लिगेशन बनाता है मस्ट का यूज। एंड दे मस्ट ट्रेन देमसेल्व्स, तो वो उनको ट्रेन करना चाहिए अपने आप को, यानी नौजवान को अपने आप को ट्रेन करना चाहिए टू फुलफिल दियर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि वो फुलफिल करें फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, आने वाली जिम्मेदारियों को विद डिस्टिंक्शन, अलगपन के साथ। डिस्टिंक्शन का मतलब है यहाँ अलगपन, ऐसे नहीं जैसे लेमैन करता है, घटिया तरीके से काम करे, यानी नेशन बिल्डिंग के लिए जो मीडियोक्रिटी या जो मीननेस है, जो पेटीनेस है, जो घटियापन है, उस तरह से नहीं काम करें, बल्कि कैसे काम करें, डिस्टिंक्शन के साथ, उसमें कोई अलगपन हो, हायर लेवल का कुछ चीज़ हो जिससे वो अलहदा हो जाए। यानी नौजवान जो तैयार हो रहे हैं पढ़ाई करके, अच्छे पढ़े लिखे बन रहे हैं, तो वो उनको अपने आप को ट्रेन करना चाहिए कि अपनी फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और वो फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हैं, लीडर्स होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप के लिए। तो लीडरशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको आगे आने वाली है, उन उसके लिए वो अपने आप को ट्रेन करें, किस तरह से, डिस्टिंक्शंस के साथ, अलगपन के साथ, कि वो अलग होके दिखाएं आगे कि हम लीडर्स हैं लेकिन अलग किस्म के लीडर्स। ये एक्सपेक्ट करता है डॉक्टर करण सिंह अपनी नौजवान नस्ल के साथ। तो अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ पढ़ते हैं ये नेक्स्ट टाइम।